बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स का और वो है क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये इक्वेशन भी जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, उसी की एप्लीकेशन आप इसे समझें। इस इक्वेशन से हम अगर एक सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसका फेज़ चेंज होता है रिवर्सिबली, तो उस रिवर्सिबली जब फेज़ चेंज होता है लिक्विड से वेपर में जाता है तो उसकी जो फेज़ चेंज के दौरान जो थर्मोडायनामिक उसकी स्टडी है उसको इस स्टडी को इस इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। अ यूज़फुल थर्मोडायनामिक रिलेशन, ये थर्मोडायनामिक रिलेशन बताएगी किसके दरमियान और इंफॉर्मेशन देगी किसी सिस्टम पे कंसिस्टिंग ऑफ जो दो फेजेस में होगा, एक ही सब्सटेंस दो फेजेस में होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसे हम क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, जो हमने पहले पढ़ी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, उसी की बेस पे ये डिराइव होगी। हम कहते हैं हम यहाँ जो सिस्टम डिस्कस करने लगे हैं उसमें लिक्विड एक सब्सटेंस है, उसका फेज़ लिक्विड से वो रिवर्सिबली चेंज होगा वेपर वाले फेज़ में। कंसिडर 1 ग्राम मोल, यानी 1 मोल आप लिक्विड लें, उसे एक सिलेंडर में बंद किया हुआ है और उस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है। इस लिक्विड का वॉल्यूम V1 है और इस लिक्विड की जो प्रेशर है वो P है जो कांस्टेंट है। नाउ अलाउ द लिक्विड टू इवेपोरेट रिवर्सिबली, जब लिक्विड इवेपोरेट करेगा टेम्परेचर कांस्टेंट के ऊपर सारा लिक्विड इवेपोरेट कर देगा और इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2 जो वेपर्स का वॉल्यूम होगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? गैसेस वाले केस में वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वर्क इज़ इक्वल टू प्रेशर V2 जो फाइनल वॉल्यूम वेपर्स का है, V1 जो लिक्विड का वॉल्यूम था। डिफ्रेंशिएट करते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 को विद टेम्परेचर को टेम्परेचर के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये तो वॉल्यूम जो चेंज हुआ है वो तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कंसीडर करके तो हम देखेंगे कि dW को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। V2 माइनस V1 जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है वो कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक वॉल्यूम वो वर्क है और दूसरा प्रेशर है। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब किया है उसे हम इस प्रोसेस में उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L कहेंगे, क्योंकि वेपर बने हैं, लिक्विड से वेपर्स बने हैं, तो उसी हीट एब्जॉर्ब को जो यूज़ हुई है लिक्विड से वेपर बनाने में उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन L कहते हैं। विच ऑन सब्स्टिट्यूशन, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन में फर्स्ट लॉ इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर हमें आगे इसकी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। तो हम कहते हैं जो एल है यानी डेल ई है, टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो इक्वल होता है डेल क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू की जगह हमने जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो एल है तो एल माइनस डब्ल्यू लिख लिया है। ये डब्ल्यू माइनस एल लिखा हुआ है, इसे आपने ठीक कर लेना है, ये एल माइनस डब्ल्यू है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज फर्स्ट ऑफ यानी डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी के फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक किसके इक्वल है? एल माइनस डब्ल्यू को इक्वल है। एल माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस एल नहीं है, एल माइनस डब्ल्यू है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है? 3, और जो ऊपर आपने डिफरेंशिएट करके इक्वेशन निकाली है वो इक्वेशन नंबर 2 है। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। एल माइनस डब्ल्यू कर लेना इसको, डब्ल्यू माइनस एल नहीं है। तो नेक्स्ट देखें बच्चों, डब्ल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करना है इन दोनों वैल्यूज़ को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में। तो हम कहेंगे डब्ल्यू किसके इक्वल है? डब्ल्यू जो है वो इक्वल है डेल ई, डब्ल्यू प्लस डेल ई जो इक्वल है टी इन टी डब्ल्यू ओवर टी डी डब्ल्यू ओवर डी टी है। ठीक है, इसके इक्वल है। अब डेल ई की वैल्यू भी पुट करते हैं और डी डब्ल्यू ओवर डी टी की भी वैल्यू भी पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की ही, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की ही एक फॉर्म है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो डब्ल्यू प्लस डेल ई की वैल्यू है एल माइनस डब्ल्यू और टी की वैल्यू टी रहेगी, डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू है V2 माइनस V1 डी पी ओवर डी टी। ये पुट कर दी, यानी एक इसकी वैल्यू पुट की है डी डब्ल्यू की और दूसरी किसकी वैल्यू पुट की है? डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू पुट की है और दूसरी डेल ई की वैल्यू पुट की है। डब्ल्यू से माइनस डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो एल रह जाएगा। टी कॉमन है, डी पी ओवर डी टी भी कॉमन है, V2 माइनस V1 लिख दिया। ठीक है, तो डी पी
ओवर डी टी हमने इधर कर दिया, एल के साथ ये सारी वैल्यू जो है टेम्परेचर डिवाइड हो जाएगा और V2 माइनस V1 भी डिवाइड हो जाएगा जाके। तो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ओवर टेम्परेचर और जो वॉल्यूम में चेंज आया। दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्लैपिरॉन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो क्लैपिरॉन इक्वेशन है इसे ज़्यादा जनरल फॉर्म में लिखना है तो कोई भी और फेज चेंज हो जाता है, उधर एल तो नहीं होगा, उधर सिंपल डेल एच होगा। तो डी पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू एल की जगह हम जनरल डेल एच लिख देंगे कि ये वेपोराइजेशन भी हो सकती है, ये कोई और भी हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है जब स्टेट चेंज होती है। टी V2 माइनस V1 ये MCQ बनेगा, ये फाइनल फॉर्म है क्लैपिरॉन इक्वेशन की। डेल एच क्या है, हीट ऑफ ट्रांजिशन है, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है। V1 जो एक स्टेट का वॉल्यूम है और V2 दूसरी स्टेट का वॉल्यूम है दूसरे फेज़ का, और T जो है टेम्परेचर है। अब क्लैपिरॉन इक्वेशन से एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसे क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन कहते हैं। तो क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन निकालने के लिए द अबव इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय निगलेक्टिंग। ये देखें, ये जो वॉल्यूम है ये लिक्विड का वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम वेपर्स का है। तो लिक्विड का वॉल्यूम वेपर्स के मुकाबले में बहुत कम होता है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं वेपर्स वाले वॉल्यूम को। ठीक है, वेपर वाले वॉल्यूम को हम जब इग्नोर करेंगे, वेपर वाले लिक्विड के वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हम कहेंगे डी पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी इंटू वी लिखेंगे, या V2 भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं। ये V क्या है, वेपर्स का वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो वेपर ओबे हम कहते हैं ये जो वेपर्स हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज़ इक्वल टू RT या PV2 इज़ इक्वल टू RT 1 मोल के लिए। तो V2 जो है वो RT ओवर P हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन ये है, इसे V2 की या V सिंपली लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं V की, तो आप कहेंगे DP ओवर DT इज़ इक्वल टू डेल्टा एच ओवर T इंटू 1 ओवर P है। 1 ओवर P की जगह इसको रिवर्स कर देंगे, P ओवर RT आ जाएगा। ये 1 ओवर V की वैल्यू हमने पुट कर दी है। ये V2 की वैल्यू थी, हमने किसकी पुट करनी है, 1 ओवर V2 की। ये V2 इसे कर लें या इसे V कर लें, P ओवर RT आ जाएगा। अब 1 ओवर P ये डेल एच टी P इंटू RT आ जाएगा। तो हम कहेंगे डी पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डेल एच पी ओवर आर टी इंटू टी, आर टी स्केयर हो जाएगा। तो 1 ओवर पी डी पी ओवर डी टी, पी को इधर ले आए हैं, 1 ओवर पी हो जाएगा इज़ इक्वल टू डेल्टा एच ओवर आर टी स्केयर्स। 1 ओवर पी डी पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी लॉग बेस ई पी ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने डी पी ओवर डी टी को इसकी जो है इसको ये एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है जिसमें 1 ओवर पी डी पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डी लॉग नेचुरल लॉग बेस ई पी ओवर डी टी के इक्वल है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसकी जगह हम 1 ओवर पी डी पी ओवर डी टी की जगह लिखेंगे डॉग डी लॉग बेस ई पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच ओवर आर टी स्केयर, यानी इस वाली वैल्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगा दी है। तो ये इक्वेशन क्लैसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन है, ये MCQ भी बन सकता है। इक्वेशन 2 जो है अबव, इसे क्लैसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ग्रेट वैल्यू है। डेल्टा एच इज़ रिगार्डेड एज कांस्टेंट। अगर हम डेल्टा एच को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो हम ऊपर वाली इक्वेशन जो क्लैसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन आई है उसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो डी लॉग बेस ई पी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच कांस्टेंट है, तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी ओवर आर टी स्केयर्स है। डी टी को यहाँ से हम ये वाली वैल्यू से दूसरी साइड पे ले गए हैं, और इधर भी वेरिएबल टेम्परेचर है, ये भी तो इनको ये वाली टर्म को लैदा कर दिया है ताकि इसको और इन दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करें, डेल्टा एच को कंसीडर करें कांस्टेंट, डेल्टा एच को कांस्टेंट कंसीडर करें। इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ये वाली वेरिएबल का डी लॉग बेस ई पी इज़ इक्वल टू डेल एच कांस्टेंट है, ओवर आर भी कांस्टेंट है, तो डी टी ओवर टी स्केयर्स का भी इंटीग्रेट लेते हैं। तो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, लॉग नेचुरल ई पी रह जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखें, जब भी इस तरह की वैल्यू का इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका आंसर आता है -1 ओवर टी प्लस कांस्टेंट आता है, यानी जो एक वैल्यू है उसका डिफरेंशियल और उसी का स्केयर जब इंटीग्रेट होता है तो -1 ओवर वैल्यू आ जाती है, वो प्लस कांस्टेंट आ जाता है। तो इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 ओवर टी प्लस कांस्टेंट की, और इसकी जगह ये कैंसिल हो गया, लॉग नेचुरल ई पी लिखेंगे। तो लॉग नेचुरल ई
P इज़ इक्वल टू माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया, वो जो इंटीग्रेशन के बाद आई है वैल्यू -1/t, उसका माइनस शुरू में आ जाएगा, -1/t डेल्टा एच ऐसे ही है, आर साथ ऐसे ही है, प्लस कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन के बाद। तो लॉग इन बेस ई वाले को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 2.303 log 10 P इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर टी प्लस सी है, तो ये 2.303 इधर डिवाइड हो जाएगा आके। इफ़ P1 इज़ द वेपर प्रेशर जब टेम्परेचर T1 था, और P2 वेपर प्रेशर है जब टेम्परेचर T2 है, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है, तो दो वेपर प्रेशर्स को दो टेम्परेचर्स पे कंसीडर करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो ऊपर इक्वेशन है वो हो जाएगी log बेस 10 P1 इज इक्वल डेल्टा एच 2.0 आर T1 प्लस सी, और जब टेम्परेचर चेंज करेंगे T2 तो ये प्रेशर P2 हो जाएगा। ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से यानी सेकंड वाली को 1 वाली में से माइनस करते हैं, तो log 10 बेस P2 माइनस log 10 बेस P1 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो log का प्रिंसिपल ये है कि दो वैल्यू जब माइनस साइन के साथ हों तो उनको ऊपर डिनोमिनेटर में दूसरी वैल्यू को लिख देते हैं, जो माइनस log 10 बेस ये P2 माइनस log 10 P1 होगा, तो P2 ओवर P1 हो जाएगा। डेल एच 2 पॉइंट ये देखें माइनस डेल एच 2.303 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच 2.303 आर जो है कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा 1/T2 माइनस 1/N1 रह जाएगा। जब डिफरेंशिएट लेंगे तो 1/T2 माइनस 1/T1, तो इस साइन को ख़त्म करेंगे तो 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, तो प्लस साइन के साथ ये 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। ये भी क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। पहली एप्लीकेशन ये है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसी भी लिक्विड की आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें वेपर प्रेशर लिक्विड का पता है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे P1 P2 पता है, T1 T2 पे रिस्पेक्टिवली, तो हम क्या कर सकते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच वी को कैलकुलेट कर सकते हैं सबकी वैल्यूज़ पुट करके, यानी डेल्टा एच पुट कर सकते हैं अगर ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन ये है कि कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है। तो अगर एक टेम्परेचर T1 है दूसरा T2 है, तो T2 पे अगर वो फेस चेंज हो रही है तो वो टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन द और या बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड एट वन प्रेशर हमें पता है, तो हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, किसी और प्रेशर के ऊपर, प्रेशर चेंज करने से बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होते हैं, तो दूसरे किसी क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करके किसी दूसरे प्रेशर के ऊपर उसका बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहले पे P1 पे T1 था बॉइलिंग पॉइंट सपोज करते हैं, तो P2 पे कितना होगा, सारी वैल्यूज़ अप्लाई करके T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। वो बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है जो T2 टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी और टेम्परेचर पे। इफ़ द मीन हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ अवेलेबल, अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन अवेलेबल है तो हम इसकी मदद से वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं लिक्विड का गिवन टेम्परेचर पे। अगर हमें वेपर प्रेशर किसी और टेम्परेचर पे प्रोवाइडेड है, तो वेपर प्रेशर या प्रेशर एक ही बात है, एक प्रोवाइडेड है P1 तो P2 फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन इसे मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, और इसी तरह मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है कि किसी चीज़ के अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सल्यूट का होता है। इट इज़ द एलिवेशन जो बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट विच में थ्रेटिकली भी प्रोड्यूस, जो बड़ा है व्हेन 1 मोल कोई भी सल्यूट को ऐड करते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जितना इंक्रीज़ हुआ है उसे उसकी KB वैल्यू कहते हैं कि इतने, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन है KB इज़ इक्वल टू M डेल्टा T/W, इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह फाइनल फार्म जो है, इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, फाइनल फार्म जो है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को या कैलकुलेट करने की वो है KB इज़ इक्वल टू 0.002 T² आ जाता है, ठीक है। ये MCQ बन सकता है। इसी तरह आखिरी पॉइंट है कि हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। उसकी फाइनल फॉर्म क्या है, KF इज़ इक्वल टू RT² 1000 IF जो LF है, और KF हमने फाइंड करना है मोलर डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो 0.002 T²/LF आ जाता है, ठीक है। इस तरह हम इसकी मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं, ये सारी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की हेल्प से। अल्लाह हाफिज़।